गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10 का वन शूट वीडियो के तहत जो है वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो जो है धातु और आधात पर आधारित है। तो जितने भी पॉइंट्स धातु और आधातु के बन सकते हैं सारे पॉइंट इस वीडियो में जो है इंक्लूडेड रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। तो इस वीडियो को हम लोग जो है शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, धातु और आधातु के बारे में जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो है धातु और आधातु से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। इसको मान सकते हैं ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर भौतिक गुण है। तो देखिए धातु क्या होता है। धातु अगर देखा जाए तो वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उनको बोला जाता है धातु। वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते कौन है? इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों किया जाता है? देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, वो अपने अष्टक नियम को नहीं पूरा कर पाते। कहने का मतलब उनका जो अष्टक नियम रहता है उसको पालन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पहले तो पालन नहीं कर पाते। कहने का मतलब उनके अंतिम कक्षा में जो है 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं और उससे ज्यादा रहते हैं। तो क्या करते हैं, वो अष्टक नियम को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, निकालते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं वो धातु कहलाते हैं। अब जैसे क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो 2, 8, 1, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना जो है आसान होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना? तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2, 8 हो जाएगा। तो ये अस्थायित्व अब इसको मिल गया। इसी तरीके से मैग्नीशियम है Mg, तो मैग्नीशियम का होता है 12। तो 2, 8, 2, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की अपेक्षा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम होता है 13, 2, 8, 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से कॉपर होता है, ये सारे क्या हो जाएंगे? धातु हो जाएंगे। तो धातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं उनको बोला जाता है धातु, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सारे क्या है? धातु है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरा है धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की चमक रहती है। जैसे चांदी ही ले लें, चांदी क्या है? एक धातु है, उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको मेटेलिक चमक बोलते हैं, मतलब धात्विक चमक कहा जाता है, उसको धात्विक चमक कहते हैं। इसके बाद फिर धातुएं जो है क्या होती है? बहुत कठोर होती है। मतलब धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है? धातुओं को पीट पीट करके चादर बनाया जा सकता है, पतली सीट बनाया जा सकता है, इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। कहने का मतलब जो है धातुएं हैं उनको पीट पीट करके अगर चादर के रूप में कर दिया जाए तो क्या होता है? उसी को बोला जाता है आघात वर्धनीयता। और ऐसा करने का गुण किसके पास होता है? धातुओं के पास होता है। इसके बाद फिर धातु में तन्यता पाया जाता है। तन्यता का मतलब खींच करके तार बनाना। धातुओं को खींच करके तार बनाया जा सकता है। अगर उनको खींचा जाए तो तार बन सकता है। जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये किसको दिखा रहा है कि धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती हैं, उनको खींचा जा सकता है। तो धातुओं में तन्यता पाई जाती है, धातुओं को तार बनाया जा सकता है और 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यहाँ से 1 ग्राम सोने से। ये पॉइंट ध्यान रखना, पूछा जाता है। इसके बाद धातु में विशेष प्रकार की ध्वनि भी होती है। अगर धातु को हम पीटते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है और इसी को धात्विक ध्वनि बोला जाता है, मेटेलिक साउंड कहा जाता है। धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती है। अब इसका एग्जांपल क्या है? हम लोग चांदी का तार यूज करते हैं, चांदी की विद्युत सुचालकतापन सबसे ज्यादा होता है। वही चांदी की जगह पर कॉपर भी यूज किया जाता है, कॉपर में भी रहता है, एल्यूमिनियम, ये सारी क्या है? धातुएं हैं। इसका मतलब जो धातुएं होती हैं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तो इसमें सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक माना जाता है सिल्वर को।
और उसके बाद कॉपर रहता है, और उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। लेकिन एल्यूमिनियम, अब यहाँ से बात ये आती है कि जो है एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज किया जाता है, सॉरी एजी क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो एजी इसलिए नहीं यूज किया जाता क्योंकि एजी मतलब सिल्वर जो है बहुत ज्यादा महंगा है, कॉपर भी महंगा है एल्यूमिनियम की तुलना में, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है। बाकी सबसे अच्छा कंडक्टर जो है सिल्वर रहता है। धातुओं का जो गलनांक होता है और क्वथनांक, अब गलनांक क्वथनांक नहीं जानते हैं तो क्लास 9 का वीडियो है देख लीजिए। गलनांक का मतलब जो है उसको गला देना, और क्वथनांक का मतलब उसको उबालना, कहने का मतलब उसको वाष्प के रूप में परिवर्तित करना। गलनांक का मतलब उसको अगर जो है द्रव के रूप में परिवर्तित करना, जो धातुएं उनकी द्रव के रूप में परिवर्तित करने पर गलनांक और उनको वाष्प के रूप में क्वथनांक। तो ये दोनों काम करना बहुत कठिन होता है धातुओं में। तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद फिर ये सारे धातुओं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। इन्हीं अगर धातुओं के लिखने के लिए आता है तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अब धातुओं का नाम तो बता ही दिए, एजीस, एसीयू, एल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब सारे क्या है, धातुएं हैं। कॉपर भी है, कॉपर पर +2 चार्ज पाया जाता है, एजी पर प्लस चार्ज पाया जाता है। तो ये सब ध्यान रखना। तो ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इस कारण से इन पर चार्जेस आ जाता है, प्लस चार्ज आता है। तो धातुएं समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अधातु पर। अधातु क्या होता है, अब जैसे इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही थी, वैसे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। तो अगर कोई भी एटम है, परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होगा, वो एक अधातु कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। तो अधातुएं क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन भी करती हैं तो अपने अष्टक नियम को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनका अष्टक नियम पूरा नहीं है, वो अस्थायी तो नहीं है, और यही रीजन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे क्लोरीन, अगर यहाँ से Cl का देखा जाए तो Cl का होता है 17, तो 2, 8, 7, इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इनको बाहर से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, अपने 8 को पूरा करने। बताओ 7 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान पड़ता है, इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब लेते हैं तो इस पर आ जाता है -4। तो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। तो जिन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, वो अधातु कहलाते हैं। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनको क्या बोला जाता है, अधातु। तो वह सभी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको अधातु कहा जाता है। अब देखिए जो जो पॉइंट इसमें था, इसमें सारे पॉइंट्स नहीं है। जैसे अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, अभी कुछ इसके अपवाद देखेंगे। और धातु में तन्यता भी, उनको खींच करके तार नहीं बनाया जा सकता, ना ही उनको पीट करके चादर बनाया जा सकता, आघातवर्तनीयता भी नहीं होती है। इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि भी नहीं होती है, और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो अगर लिखने के लिए आएगा तो जो प्रॉपर्टी धातु के बारे में याद किया उसका उल्टा धातु के बारे में लिख देंगे तो 5 लाइन हो जाएगा। इसके बाद फिर अब ये जो मैंने अपवाद लिखा है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कंपटीशन के लिए भी जो है ध्यान रखना, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या है, साधारण रूप में हम ये पढ़ते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो क्या रहती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है, पारा क्या है, Hg, एक धातु है जो कि किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा को छोड़ करके अन्य सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब पारा किस में पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर ये माना जाता है कि जो धातुएं होती है गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम ये दोनों ऐसी धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इनको हाथ पर अगर रखते हैं तो ये पिघल जाती है। इसका मतलब गैलियम और सीजियम ये दोनों अपवाद हैं, और ये भी अपवाद है धातु की। इसी तरीके से हम लोग जो है अधातुओं को देखते हैं तो आयोडीन जो है एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। तो वैसे तो पढ़ते हैं कि अधातुओं में चमकीलापन नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर आप लोग नमक को देखें, आयोडीन
मतलब नमक में देखेंगे तो क्या होगा, आयोडीन की मात्रा अगर मिली है तो उसमें एक चमक पाया जाता है। इसका एक उदाहरण तो समझ सकते हैं, इसका एक जो है क्या है अपवाद है, क्योंकि धातुएं चमकदार नहीं, अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन ये चमकदार है। इसके बाद फिर कार्बन के अलग अलग रूप, जैसे कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं। हीरा, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। नॉर्मली रूप से माना जाता है कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हीरा इसका एक जो है उदाहरण है, अपवाद मान सकते हैं इसका है कि जो कि कठोर रूप में पाया जाता है और सबसे ज्यादा कठोर है। और उसके बाद कार्बन का ही एक रूप है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सामान्यतया जो अधातुएं होती हैं विद्युत का कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का क्या है, सुचालक है। यहाँ से देख सकते हैं कुछ कुछ अपवाद के बारे में। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन भी है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जाता है। तो कहते हैं धातुएं कठोर होती हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल में अपवाद है। अगर देखा जाए तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ से इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका गलनांक और घनत्व जो है ये कम होता है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, कंपटीशन में यही सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। बाकी हमें यूपी बोर्ड के लिए भी तो पढ़ना है, सारे पॉइंट्स का अगर जिक्र करते हैं लिखते समय तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं धातु और अधातु से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी, भौतिक प्रॉपर्टी थी, तो समझ में आ गया। अब हम इनके रासायनिक प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को देखते हैं। तो पहला देखते हैं धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन। तो जब धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। धातु को जब वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो क्या होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे दो एग्जांपल यहाँ पर लिए, कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं या गर्म करते हैं तो क्या होता है, कॉपर हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये CuO बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसी को बोला जाता है धातु ऑक्साइड। ये धातु है या ऑक्सीजन है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम Al हो गया, ऑक्सीजन O2, तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, क्योंकि ऊपर 2 चार्ज होता है, यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम पर यहाँ। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर कितना है, एल्यूमिनियम पे करेंगे 2 हो जाएगा, लेकिन अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर करेंगे 3, तो यहाँ पर करेंगे 2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, 6 हो गया, और यहाँ पर 2 गुना 4, तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो धातुओं के अगर पहला रासायनिक गुण लिखने के लिए आए तो क्या लिखेंगे, धातुएं वायु में दहन करने के बाद धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन लिख देंगे तो सही हो जाएगा, आपका एक पहला गुण हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड ध्यान देना, ये दोनों हैं धातु ऑक्साइड, लेकिन उसमें सब धातु ऑक्साइड नहीं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा जल प्राप्त करते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। तो जो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्राप्त करते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे क्या है, Al2O3 है, ये जब HCl के साथ, ये क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, ये यहाँ पर अम्ल है HCl, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, AlCl3 बनता है। AlCl3 बनता है क्योंकि Al पर 3 चार्ज होता है, यहाँ पर Cl पर माइनस यहाँ पर, और जल, यहाँ पर जल का निर्माण हो रहा है। तो ये धातु है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सबको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर Al, यहाँ पर कितना है, Al2 है, तो यहाँ पर 2 करेंगे, तब क्लोरीन कितना हो जा रहा है, 3 दूनी 6, अगर देखा जाए तो 6 क्लोरीन कर देंगे यहाँ पर, 6 क्लोरीन कर दिए और ये दोनों बैलेंस हो गया। इसके बाद फिर 6 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर H2O है। अब हाइड्रोजन कितना है, अगर देखा जाए तो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर
और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 2 ही है, तो 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, और ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये धातु ऑक्साइड जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, NaOH के साथ अभिक्रिया करके NaAlO2 और जल का निर्माण करता है। इनको उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाएगा। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उनको बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। इसका अगर उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में देखने के लिए आता है तो इतना पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट गुण देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है कुछ अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। अब देखो जल में 3 तरीके का होता है, एक ठंडा जल होता है, एक गर्म जल होता है, एक वाष्प होता है। तो इसमें जो है अगर देखा जाए धातुएं जो जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब जल के साथ अभिक्रिया धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसमें अगर ठंडे जल के साथ देखा जाए तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो धातुएं जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी धातुएं करती हैं, तो सोडियम करता है, पोटेशियम में ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु हो गया के और ठंडा जल हो गया H2O। यहाँ से जब अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, KOH बनता है, KOH बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है H2। अब KOH हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2 गुना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे 2 गुना 4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 ऑक्सीजन 2, और यहाँ पर 2। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। इसी तरीके से Na अगर भाग लिया जाए और जो है इसका जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो NaOH बनता है प्लस H2 निकलता है। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है तो इसको भी बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा 2NaOH, यहाँ पर 2Na से 2Na हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 2 कर देंगे 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। कुछ धातुएं ये दोनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि ना कि ठंडे जल से ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। वो अभिक्रिया करती हैं तो वाष्प के साथ कैसे हैं, वाष्प के साथ जो है कैसे अभिक्रिया होती है धातु की। तो देखिए धातु के साथ कौन कौन अभिक्रिया करता है, वाष्प के साथ कौन सी धातुएं, तो एल्यूमिनियम और आयरन ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो कि वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, ना तो ठंडे जल के साथ करती है ना तो गर्म जल के साथ। तो एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद फिर जल के साथ अभिक्रिया होगा, ये वाष्प है तो Al2O3 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, यहाँ से बैलेंस कर लेंगे। इसी तरीके से आयरन भी है Fe3Fe प्लस H2O, यहाँ से Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ये दोनों जो है अभिक्रियाएं वाष्प के साथ होती हैं तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ ऐसी अभिक्रिया जैसे PpCuHgAe ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इनका कॉन्सेप्ट है जब सक्रियता सारणी अवधि देखेंगे तो उसमें जो हाइड्रोजन के नीचे रहती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो यहाँ से जो है जो अभिक्रियाएं जल के साथ होती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये धातुओं के रासायनिक गुण में लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ और धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो एक धातु ले लेते हैं। धातु क्या है, धातु है सोडियम और जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अब यहाँ से 2 हो जाएगा तो 2 होगा 2, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसके बाद हमें एक पॉइंट समझना है, एक्वारेजिया क्या होता है। देखो इसमें 2 है, एक सांद्र HCl, सांद्र HCl मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो सांद्र HCl और जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के 3:1 के अनुपात को मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होता है, ताजा मिश्रण बनता है, उसको एक्वारेजिया बोला जाता है। तो ध्यान रखना एक्वारेजिया क्या होता है, सांद्र HCl और उसके बाद फिर सांद्र HNO3 के 3:1 को अनुपात में मिलाने पर जो ताजा मिश्रण प्राप्त होता है उसी को एक्वारेजिया कहा जाता है। मान लेते हैं लिखने के आता तो इस तरीके लिख सकते हैं। इसके बाद धातुओं में ही है अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। जो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं
तो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने के लिए क्या हमें सक्रियता सारणी जानने की जरूरत है। सक्रियता सारणी जानेंगे तो ज्यादा जो सक्रिय होगा कम सक्रिय वाले को जो है विक्षेपित कर देता है। इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो हम लोग जो है सक्रियता सारणी को देख लेते हैं। ये सक्रियता सारणी है, इसमें और सारे भी पॉइंट्स हैं, जितना लिखें इससे ज्यादा भी है, लेकिन 10th में इतना ध्यान रखना है। जो है 11th में इससे ज्यादा है, लेकिन 10th में इतना ही है। देखिए, तो सबसे पहले पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड Pb है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, पारा है Hg, और Ag सिल्वर है, और Au गोल्ड है। ये कुछ सारणी है। इसमें देखो, जो सबसे ज्यादा ऊपर होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, जो नीचे और जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं क्रियाशीलता का क्रम घटता जाता है। ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है, ऊपर वाला सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, नीचे वाला सबसे कम अभिक्रियाशील। तो अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, सबसे कम अभिक्रियाशील जो है गोल्ड है, Au है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये है, इसको जो है जब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं तो नहीं समझ पाते क्यों विस्थापन अभिक्रिया क्यों विस्थापित हो जाता है, लेकिन यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसका विलयन है आयरन के साथ अभिक्रिया करके। अब आयरन देखो, आयरन क्या है, ऊपर है, किससे, कॉपर से, तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है। तो ये ज्यादा वाला अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है, तो इसको हटा देता है और इसकी जगह पर खुद हो जाता है। इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया हम लोग समझ सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अब देखो इसको याद करने का तरीका हमने बनाया है, के से हो जाएगा का और यन से ना, तो इन दोनों को काना याद रखना, काना, और सी ए से कार, सी ए आर जोड़ते हैं तो कार होता है, सी ए से कार हो जाएगा, एम जी से मांगे, काना कार मांगे, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर अली, ए एल से अली हो जाएगा, जेड एन से जी, अली जी, पीबी से हो जाएगा फिर, एफ ई से फिर, और पीबी से पिएंगे और हाइड्रोजन, अली जी फिर पिएंगे हाइड्रोजन, अली जी फिर पिएंगे हाइड्रोजन। इस तरीके से ये याद हो जाएगा। इसके बाद चा याद रख लेना है, CH AA, तो Cu Hg Ag और Au, तो ये यहां से याद हो जाएगा। तो कुछ दो तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है। काना कार मांगे, मियाँ काना कार मांगे, अली जी फिर पिएंगे हाइड्रोजन और चा, इतना ध्यान रखना। 4-5 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है सक्रियता सारणी को भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि धातुएं अधातुओं से किस तरीके से अभिक्रिया करती है। तो हम लोग धातुओं और जो है अधातुओं की अभिक्रिया देखते हैं। धातुएं क्या होती है, जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। तो सोडियम लेते हैं Na, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, लूज कर देता है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो Na प्लस क्या होगा, 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। कहने का मतलब Na से Na प्लस अगर बन रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है यहाँ से, ये 10 है और एक 11 हो जाएगा, इधर 11 है। इसी तरीके से अधातु है, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का होता है 2 8 7, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक नियम पूरा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 2 8 8 हो जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कहने का मतलब क्लोरीन है Cl माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहां से Cl है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या बन जाता है Cl माइनस यहां से। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यहां से, यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब इन दोनों को अगर देखेंगे तो सोडियम का क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का देखेंगे तो 2 2 4 2 6 7 रहता है, क्रॉस से इसको 2 2 4 2 6 एक 7 है, ये वाला यहाँ पर आ जाता है, इसकी जगह ये ले लिया तो क्या बन गया NaCl। तो इस तरीके से NaCl का निर्माण हो जाता है। और इसी तरीके से देखना चाहे तो मैग्नीशियम का भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 जो बनता है, मैग्नीशियम पर 2 चार्ज इस तरह रहता है और क्लोरीन पर
2 यहाँ पर हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। फिर दूसरा क्लोरीन 2 2 4 2 4 2 6 1 7। एक प्लस इसके साथ चला जाता है और एक प्लस इसके साथ चला जाता है। तो यहाँ से ये MgCl2 का निर्माण हो जाता है। इसमें एक धातु है, एक अधातु है। तो धातु और अधातु अभिक्रिया करके इनके बीच में आयनों का ट्रांसफर होता है। एक आयन दूसरे आयन पर जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन कर लेता है। इसलिए इसको आयनिक यौगिक भी कहा जाता है या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। तो वैद्युत संयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक इसी का नाम है। ये इसमें क्या होना चाहिए, एक प्रबल धातु होना चाहिए, एक प्रबल अधातु होना चाहिए। धातु इलेक्ट्रॉन को देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये रहता है। इनके बीच में जो बंध बनता है बहुत ज्यादा प्रबल होता है। इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। इस कारण से इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। तो जो आयनिक यौगिक बनाते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ साथ घुलनशीलता, ये जल में तो विलेय होते हैं। अगर देखा जाए MgCl2 NaCl जो है नमक को छोड़ो जल में घुल जाता है, जल में विलय होता है। लेकिन ये साधारण विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं। इसके बाद फिर विद्युत चालकता, ये जो है जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। जब इनको उसी वैद्युत अपघट्य में तोड़ा जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, Cl+ में और ये माइनस में। इस तरीके से तो अगर आयनिक यौगिक के बारे में लिखने के लिए आता है तो हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग जो है खनिज को देखते हैं, खनिज क्या होता है तो पढ़ते हैं खनिज। देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जो तत्व, उनको बोला जाता है खनिज कहा जाता है। या फिर तत्व भी हो सकते हैं या फिर यौगिक भी हो सकते हैं। तो प्रकृति में जिस अवस्था में पाए जाते हैं तत्व और यौगिक तो उनको बोला जाता है खनिज। खनिज समझ में आ गया। इसके बाद अयस्क पढ़ते हैं। अयस्क क्या होता है, अब ध्यान देना, खनिजों में से धातुओं को सरलता पूर्वक निकालना, खनिजों में से धातुओं को सरलता पूर्वक निकालना क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो अगर खनिज है उसमें से किसी धातु को निकाल रहे हैं तो वो अगर जितनी सरलता से निकालेंगे तो उसी को क्या बोला जाता है, अयस्क। तो खनिजों में से धातुओं को सरलता पूर्वक निकालना ही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। इसके बाद धातुएं निम्न रूपों में पाई जाती है, मुक्त रूप। तो मुक्त अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। जो कम अभिक्रियाशील वाली धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती है, मुक्त रूप में पाई जाती है। और कम अभिक्रियाशील वाली धातुएं होगी कौन, जो अभी सक्रियता सारणी पढ़े थे, जो सबसे नीचे वाली धातुएं होती हैं जिनको बोला जाता है चा, याद करवाए थे चा याद करवाए थे CH+A, CuHg Ag और Au। तो इसमें से ये धातुएं क्या होती हैं, मुक्त रूप में पाई जाती हैं। तो Au, Ag और Cu ये कम अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं कि किस अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं संयुक्त अवस्था। तो संयुक्त अवस्था में क्या हो जाएगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील वाली धातुएं होती हैं वो संयुक्त रूप में पाई जाती है। कहने का मतलब वो मिली जुली रूप में पाई जाती है। अब ज्यादा अभिक्रियाशील वाली धातुएं कौन सी होंगी, तो बताया सक्रियता सारणी में जो ऊपर है, ऊपर कौन है, काना, मांगे, काना, कार, मांगे और आलम। यहां तक आलम या लिख सकते हो या फिर अली, अली याद करवाएंगे, काना, कार, मांगे, अली। यहां तक ये जो है ज्यादा अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं। तो ज्यादा अभिक्रियाशील वाली धातुएं संयुक्त रूप में पाई जाती हैं। और कुछ बीच की धातुएं हैं जो सल्फाइडों और कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं। तो सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाने वाली धातुएं जो बीच में रहती हैं, अली, जी, फिर पिएंगे हाइड्रोजन। तो जो है ये न्यूट्रल माना जाता है। तो हाइड्रोजन छोड़ करके यहाँ अली, जी, फिर पिएंगे। तो ये बीच में आ रहा है तो इसको मध्यम अभिक्रियाशीलता भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले हैं वो बीच में रहते हैं। तो काना, कार, मांगे, अली यहाँ तक हो जाएगा ज्यादा अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील। उसके बाद फिर पिएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके, जी, फिर पिएंगे यहाँ तक
ये क्या हो जाएगा, मध्यम अभिक्रियाशीलता, और उसके नीचे वाला कम अभिक्रियाशीलता। तो यहाँ से अगर आप लोगों को सक्रियता सारणी याद है तो देखिए कितना आसानी से हम लोग विस्थापन अभिक्रिया समझ लेंगे, अभिक्रियाशीलता समझ लेंगे, उसके बाद फिर और सारे पॉइंट्स भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं निस्तापन क्या होता है। निस्तापन, दो टॉपिक है, निस्तापन और भर्जन। तो देखो कार्बोनेट, जो मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली जो है धातुएं होती हैं वो कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं या फिर सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। तो निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में या फिर अनुपस्थिति मान सकते हैं, वायु की अनुपस्थिति में या फिर सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसे ही निस्तापन कहा जाता है। तो निस्तापन किसे कहा जाएगा, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है निस्तापन। तो उम्मीद करते हैं निस्तापन समझ में आ गया होगा। अब देखो जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट अयस्क है, इसको गर्म कर रहे हैं, वायु की अनुपस्थिति मान सकते हैं या फिर बहुत सीमित मात्रा में, इसलिए दिखाया नहीं गया ऑक्सीजन को। यहाँ पर ZNO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भर्जन क्या होता है। तो देखो भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को भर्जन बोला जाता है। कहने का मतलब जो है इसमें वायु की उपस्थिति होनी चाहिए और जो अशुद्धि होनी चाहिए वो सल्फाइड होनी चाहिए, तब जो है जिंक ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाएगा जिसका जो धातु रहेगा। तो यहाँ से इस प्रोसेस को भर्जन बोला जाता है। तो निस्तापन भर्जन में बेसिकली यही अंतर है कि जो निस्तापन होता है उसमें वायु की अनुपस्थिति या फिर वायु की सीमित मात्रा में रहता है, कार्बोनेट अयस्क होता है उसमें जो है सल्फाइड अयस्क होता है और वायु की उपस्थिति होती है और अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसी को भर्जन बोला जाता है। तो निस्तापन और भर्जन में अंतर समझ गए होंगे, ZnS + O2, ये ZNO + सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद हम लोग देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर हम लोहे को रखते हैं वायु में तो कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाता है। तो खुली वायु में कुछ दिनों तक अगर हम लोहे को छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है और ये प्रक्रिया को बोला जाता है संक्षारण। और ये कैसे होता है, इसमें भूरे रंग का ये इसकी परत आ जाती है, अगर देखते होंगे तो भूरे रंग की परत हो जाती है उस पर, और इस प्रोसेस को संक्षारण बोला जाता है। तो वायु में अगर हम किसी भी खुले पदार्थ में रख देते हैं किसी भी लोहे को तो उस पर कुछ समय बाद जंग लग जाता है और उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण के बचाने के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं, जैसे लोहा रहता है उस पर पहले अस्तर लगा जाता है, उस पर पेंट लगाते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज जैसे बेंच हो गई या फिर किसी पर आप लोग देखते होंगे, उसको संक्षारण से बचाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो यहाँ एक प्रक्रिया देख लेते हैं, यसद लोपन क्या होता है। तो लोहे एवं इस्पात को, जो लोहा रहता है और इस्पात रहता है, वो जंग से सुरक्षित रखने के लिए, मतलब उस पर जंग ना लगे ताकि वो सुरक्षित रहे, तो इसके लिए क्या होता है, जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, जडियन की एक परत चढ़ाते हैं और इसी को बोला जाता है यसद लेपन। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित बचाने के लिए उन पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है जिसको यसद लोपन बोला जाता है। तो यसद लोपन लिखने के लिए आएगा तो लिख लेंगे। मिश्र धातुएं क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, और समांगी मिश्रण समझना है क्लास 9 का वीडियो देख लीजिए, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मिश्र धातु कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को बोलते हैं मिश्र धातु। तो उम्मीद करते हैं, तो जैसे कांसा जो है क्या है, एक मिश्र धातु है। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ और भी है, जैसे क्या है, एनसीईआरटी में बेसिकली इतना ही है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना रहता है। लेकिन शुद्ध सोना जो है शुद्ध मात्रा में नहीं पाया जाता, उसमें दो, अगर जो है जो नॉर्मली रूप से सोना लोग पहनते हैं वो 22 कैरेट रहता है, उसमें 2 कैरेट तांबा मिलाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एनसीईआरटी में बेसिकली इतने ही पॉइंट हैं। कुछ और है जैसे अयस्क सांद्रण की विधियां, फेन प्लवन विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि,
और चुंबकीय विधि, लेकिन इनका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए मिलता रहे। तो इस वीडियो पर यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।